जीवन संघर्ष में मुझे कोई अवरुद्ध नहीं कर सकता। यदि मैं चाहूँ तो विशाल पर्वत भी मेरी प्रगति में बाधक नहीं बन सकते। हाय फ्रेंड्स, आज के इस अंक में मैं लेकर आया हूँ शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षण अभिरुचि से संबंधित 20 प्रश्नों की एक शानदार सीरीज। और ये सभी प्रश्न आपके सिलेबस से संबंधित हैं, जो कि आपकी तैयारी और आपके रिवीजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। कल के सत्र के अंत में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना था। प्रश्न था, निम्न में से किसने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गों में विभाजित किया? ऑप्शन थे सी जी जुंग, सिल्डन, केस्मर या स्प्रेंगर। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, सी जी जुंग। सी जी जुंग ने व्यक्तित्व को इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट नामक दो वर्गों में विभाजित किया, यानी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गों में विभाजित किया। कई किताबों में इसे युंग भी लिखा रहता है और कई किताबों में जुंग लिखा रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बाद में इसमें एक तीसरा वर्ग जोड़ा गया जिसे उभयमुखी कहते हैं, यानी एम्बिवर्ट। जिन व्यक्तियों में कुछ गुण अंतर्मुखी और कुछ गुण बहिर्मुखी होते हैं, तो उनको उभयमुखी वर्ग में रखा जाता है, अर्थात एम्बिवर्ट कहा जाता है। तो अंतर्मुखी, उभयमुखी और बहिर्मुखी, यानी इंट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा, सी जी जुंग, या आप इसे सी जी युंग भी कह सकते हैं। आज का पहला प्रश्न यह है, ध्यान से वीडियो को वॉच कीजिए, काफ़ी मज़ा आपको आने वाला है आज के इस सेशन में। यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से क्या उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? यहाँ पर एक उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं दी गई हैं, तो इनमें से कौन सी इसकी विशेषता नहीं है? विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी, वस्तुनिष्ठता अर्थात ऑब्जेक्टिविटी, अस्पष्टता, वैधता यानी वैलिडिटी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा, अस्पष्टता। यह उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है। बाकी विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता, व्यापकता, ये क्या हैं? उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन निम्न पद्धतियों में से किससे किया जा सकता है? यहाँ पर मूल्यांकन की कुछ पद्धतियाँ दी गई हैं। हमें पूछा गया है कि इनमें से किसके माध्यम से विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन किया जा सकता है, यानी करेक्ट एवेल्युएशन किया जाता है। ऑप्शन है पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, यानी जब पाठ्यक्रम कंप्लीट हो जाता है उसके अंत में। वर्ष में 2 बार मूल्यांकन, जैसे हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम होते हैं। सतत मूल्यांकन या निर्माणात्मक मूल्यांकन, जिसे कई जगह रचनात्मक मूल्यांकन भी लिखा रहता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, निर्माणात्मक मूल्यांकन के माध्यम से विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन को कई जगह रचनात्मक मूल्यांकन भी लिखा रहता है। इंग्लिश में इसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, जिसे शॉर्ट में FA कहते हैं। और इसमें होता क्या है, बच्चों की लगातार प्रतिपुष्टि के लिए यह काफ़ी सहायक होता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन में अध्यापक पढ़ाते समय यह जांच करते हैं कि बच्चों ने जो अनुभूतियां, अभिव्यक्तियां और ज्ञान को ग्रहण किया है, उसे वह कितना समझ पाए हैं। और आपको ध्यान रखना है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन में पाठ के बीच बीच में यह मूल्यांकन किया जाता है, अर्थात जब कोई पाठ चल रहा होता है तो पाठ के बीच बीच में जो मूल्यांकन किया जाता है उसे निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं, यानी एक प्रकार का सतत मूल्यांकन आप इसे कह सकते हैं। कई जगहों इसे रचनात्मक मूल्यांकन भी लिखा रहता है। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री वह है जो। यहाँ पर प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री की एक प्रकार से विशेषताएं दी गई हैं, तो इनमें से कौन सा बेस्ट उत्तर होगा प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री के संदर्भ में?
रंग बिरंगी तथा दिखने में अच्छी हो, सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती हो, सभी छात्रों को दिखाई देती हो, या बनाने तथा प्रयोग करने में आसान हो। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा, सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती हो। तो प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री वह है जो सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती हो। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन होती हैं जिनसे आप ज्ञान प्राप्त करते हैं? जैसे आँख, आपके कान, आपका मस्तिष्क, ठीक है, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। ये एक्टिव होने चाहिए शिक्षण सहायक सामग्री से, तभी हम उस शिक्षण सहायक सामग्री को इफेक्टिव यानी प्रभावी मानेंगे, जो कि बच्चों को सीखने में अच्छे लगे और उन्हें एक्टिव करे, उनके ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करे। अगला प्रश्न है, क्रियानिष्ठ शोध का भाव है। यहाँ पर यह शब्द थोड़ा सा हट के लग रहा होगा। क्रियानिष्ठ शोध का मतलब होता है क्रियात्मक अनुसंधान, जिसे एक्शन रिसर्च भी कहते हैं। तो कई जगह इसे क्रियानिष्ठ शोध लिखा होगा, कई जगह क्रियात्मक अनुसंधान लिखा होगा, यानी एक्शन रिसर्च। तो इसका भाव क्या है? देशांतरीय शोध यह नहीं है, व्यवहारिक शोध भी नहीं है, सामाजिक आर्थिक ध्येय से किया गया शोध नहीं है। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, एक शोध जिसे किसी जरूरी समस्या के समाधान के लिए प्रारंभ किया गया हो। और क्रियानिष्ठ शोध यानी क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय स्तर पर किया जाता है, जिसमें अनुसंधानकर्ता प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, स्कूल के शिक्षक यानी विद्यालय का संपूर्ण स्टाफ होता है। और इसका मकसद विद्यालय में जो कमियां हैं, समस्याएं हैं, उनका निराकरण करना होता है, उनमें सुधार करना होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिक अंतर क्रियात्मक और विद्यार्थी उन्मुख है? इनमें से एक प्रकार से आप इन्हें शिक्षण की विधियां मान सकते हैं। तो इनमें से कौन सा अधिक अंतर क्रियात्मक और विद्यार्थी उन्मुख है? अंतर क्रियात्मक का मतलब होता है इंटरेक्टिव, या इसे आप पारस्परिक भी कह सकते हैं, जो एक दूसरे को प्रभावित करता है। विद्यार्थी उन्मुख मतलब जो विद्यार्थी के हित में है, विद्यार्थी केंद्रित भी आप इसे कह सकते हैं। समूह चर्चा, संगोष्ठी, वर्कशॉप या व्याख्यान यानी ग्रुप डिस्कशन, और इसे आप सेमिनार कह सकते हैं, वर्कशॉप और व्याख्यान यानी लेक्चर। तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा, समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप अधिक अंतर क्रियात्मक और विद्यार्थी उन्मुख कर सकते हैं शिक्षण कार्य को। तो समूह चर्चा अधिक अंतर क्रियात्मक और विद्यार्थी उन्मुख है, ग्रुप डिस्कशन इन चारों विकल्पों में से। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक सफल अध्यापक वह है जो, एक सक्सेसफुल टीचर वह है जो शांत व प्रतिक्रियाशील हो, संवेदनशील और अनुशासन प्रिय हो, सहनशील व प्रभुत्वकारी हो, निष्क्रिय और सक्रिय हो। आप वीडियो को पॉज करके समझने की कोशिश कीजिए, जवाब देने की कोशिश कीजिए, एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए, ऑप्शन को काटिए। टीचर निष्क्रिय नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑप्शन कट गया। प्रभुत्वकारी भी एक अच्छे टीचर के गुण नहीं है। प्रभुत्वकारी मतलब जो अपने अधिकार जमाता हो, एक प्रकार का तानाशाही, डिक्टेटरशिप टाइप का, तो ये भी कट गया। ज़्यादा शांत टीचर भी अच्छा नहीं लगता, तो ये भी कट गया। प्रश्न के सही उत्तर पर आप पहुंच गए, जो संवेदनशील हो और अनुशासन प्रिय हो। ठीक है, संवेदनशील का मतलब होता है सेंसिटिव, यानी जो कोमल हो, नाजुक हो, बच्चों के हित में हो, यानी सेंसिटिव हो, और अनुशासन प्रिय हो। ऑप्शन नंबर 2 प्रश्न का सही उत्तर होगा। यही मेथड आपको परीक्षा हॉल में भी अपनाना है। एक वीडियो लेकर आऊँगा मैं, कैसे एग्जाम हॉल में परीक्षा में प्रश्न पत्र को अच्छे से हैंडल करते हैं, अच्छे से उसे हल करते हैं कुछ समय के बाद। यदि आप इसके फेवर में हैं तो कमेंट में बताइए कि ऐसी वीडियो बनानी है या नहीं बनानी है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म अध्यापन अधिक प्रभावशाली है। सूक्ष्म अध्यापन, जिसे कई जगह सूक्ष्म शिक्षण लिखा रहता है, कई जगह माइक्रो टीचिंग लिखा रहता है। तो सूक्ष्म अध्यापन अधिक प्रभावशाली है अध्यापन अभ्यास की तैयारी के दौरान, अध्यापन के बाद, अध्यापन अभ्यास के दौरान, या प्रत्येक समय। बताइए, माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण या सूक्ष्म अध्यापन अधिक प्रभावशाली कब है? अध्यापन के बाद यानी आफ्टर टीचिंग नहीं हो सकता,
प्रत्येक समय भी नहीं हो सकता। अभ्यास की तैयारी के दौरान, यानी जब आप अध्यापन अभ्यास की तैयारी कर रहे हैं उस दौरान नहीं। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अध्यापन अभ्यास के दौरान। जब आप टीचिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके लिए माइक्रो टीचिंग इम्पोर्टेंट है। जैसे आप बीएड के दौरान करते थे, आगे पे जाकर टीचिंग करते थे, उसे कहते हैं माइक्रो टीचिंग। और सूक्ष्म अध्यापन यानी सूक्ष्म शिक्षण का मकसद या उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण के कौशलों को विकसित करना, यानी शिक्षण की विधियां, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की युक्तियां, शिक्षण के कौशल, इनको समझना, यानी टीचिंग स्किल को डेवलप करना। अगला प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट चरणों को प्रतिपादित किया। इनमें से किसने बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट के 4 विशिष्ट चरणों को प्रतिपादित किया? कोहलबर्ग, स्किनर, कोहलर या जीन पियाजे? प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट चरणों को प्रतिपादित किया था। यह आपको ध्यान में रखना है। और जीन पियाजे थे स्विस मनोवैज्ञानिक, यानी स्विट्जरलैंड के थे। इन्होंने बच्चों के बौद्धिक विकास को 4 विशिष्ट चरणों में विभाजित किया, जो कि थे सामूहिकात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इन 4 अवस्थाओं में इन्होंने बच्चों के बौद्धिक विकास यानी व्यक्ति के बौद्धिक विकास को बांटा। ठीक है, इन 4 चरणों में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस चरण में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो इन चारों में से विकास की कौन सी अवस्था, कौन सा चरण ऐसा है जिसमें बच्चे अपने समवयस्क मतलब जो बच्चों का ग्रुप होता है, सेम एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उसे आप समवयस्क कह सकते हैं, समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, यानी अपने ग्रुप के साथ फुली एक्टिव हो जाते हैं। किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या वयस्कता? बताने की कोशिश कीजिए किसमें बच्चे ऐसा करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, किशोरावस्था। किशोरावस्था के दौरान बच्चे क्या करते हैं? अपने जो समवयस्क समूह होते हैं उनके साथ वह सक्रिय रूप से सदस्य बन जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय यानी जब बच्चे किशोरावस्था में होते हैं तो वह अपने परिवार और विद्यालय से अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं अपने समूह को। आपने कई बार देखा होगा, जैसे 16-17 साल के बच्चे होते हैं तो वह अपने दोस्तों को ज़्यादा महत्व देते हैं, अपने मम्मी पापा, अपने स्कूल, अपने टीचर से अपने दोस्तों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि वे लोग अपने माता पिता के दृष्टिकोणों को अपने समूह के दृष्टिकोण से भी पीछे मानते हैं, अर्थात समूह के दृष्टिकोणों को ज़्यादा बेहतर समझते हैं वो, और अपने आप को समूह के व्यवहार, रुचियों और इच्छाओं के अनुसार ही वो ढालते हैं। मतलब वो ये सोचते हैं कि जो है दोस्त हैं और बाकी कुछ नहीं है। तो किशोरावस्था इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा अधिक्रम मैस्लो द्वारा प्रतिपादित मानव आवश्यकता अधिक्रम का उपयुक्त क्रम है? अब्राहम मैस्लो का नाम सुना होगा। इन्होंने दिया है आवश्यकता का सिद्धांत यानी नीड थ्योरी। कई जगह मांग का सिद्धांत भी लिखा रहता है। आवश्यकता का सिद्धांत, मांग का सिद्धांत, जिसे नीड थ्योरी कहते हैं, यह दिया है किसने? अब्राहम मैस्लो ने। और अब्राहम मैस्लो ने यह किस में दिया? इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, जो कि 1954 में प्रकाशित हुई थी। तो इसमें इन्होंने इसका उल्लेख किया है, यह आपको ध्यान में रखना है। सीधे मैं आपको प्रश्न के उत्तर की तरफ ले जाता हूं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है। आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। अब्राहम मैस्लो के अनुसार सबसे पहले इंसान की शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। उसके बाद व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए सोचता है। सबसे पहले तो रोटी, कपड़ा, मकान यानी बेसिक नीड्स के लिए सोचेगा, फिर सुरक्षा के लिए। उसके बाद स्नेह यानी अपनापन अर्थात प्यार प्रेम के बारे में सोचेगा। फिर उसके बाद अपना स्वाभिमान यानी अपने इज्जत के बारे में, फिर स्वानुभूति। तो ये हैं अब्राहम मैस्लो के अनुसार मानव आवश्यकता का अधिक्रम, जो कि बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है।
तो इसे उन्होंने मांग सिद्धांत के अंतर्गत दिया था। और ऐसा होता भी है, व्यक्ति अपनी इच्छाओं के लिए एक स्टेप के बाद अगले स्टेप की तरफ बढ़ता रहता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम सिद्धांत बच्चों की आदतों में परिवर्तन के लिए सर्वाधिक सामर्थ्यपूर्ण है? इनमें से कौन सा सिद्धांत जो कि सीखने का सिद्धांत है, अधिगम का सिद्धांत है, बच्चों की आदतों में परिवर्तन के लिए सर्वाधिक सामर्थ्यपूर्ण है? अभ्यास व त्रुटि थॉर्नडाइक का है, शास्त्रीय या क्लासिकीय अनुकूलन पावलोव का, क्रिया प्रसूत अनुकूलन स्किनर का, पुनर्बलन। इनमें से कौन सा अधिगम सिद्धांत बच्चों की आदतों में परिवर्तन के लिए सर्वाधिक सामर्थ्यपूर्ण है, जो सबसे अधिक सामर्थ्यपूर्ण है? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, शास्त्रीय या क्लासिकीय अनुकूलन का सिद्धांत, जो कि अधिगम का सिद्धांत है। यह बच्चों की आदतों में परिवर्तन के लिए सर्वाधिक सामर्थ्यपूर्ण है और यह प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्ट सिद्धांत की अभिधारणा है कि तत्वों को स्वरूप के अनुसार समूह में रखना चाहिए। यह डॉट डॉट किया गया है का सिद्धांत है। जो गेस्टाल्टवाद है, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत हैं, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी अभिधारणा है कि तत्वों को स्वरूप के अनुसार समूह में रखना चाहिए। यह डॉट डॉट का सिद्धांत है। सामीप्य, समानता, सादगी या समापन। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है, सामीप्य। सामीप्य को आप दूसरे शब्दों में निकटता भी कह सकते हैं और अंग्रेजी में इसे कहेंगे प्रोक्सीमिटी, प्रोक्सीमिटी या निकटता या सामीप्य। ये आपको ध्यान रखना है। और गेस्टाल्टवादी विचारक जैसे कोहलर हैं, तो गेस्टाल्टवाद पूर्ण से अंश की ओर की बात करता है। ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर, यानी इंसान पहले पूर्ण को देखता है, फिर उसके बाद उसके अंश को देखता है। ऐसे आप इसे समझ सकते हैं। यानी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक किसी भी परिस्थिति को समग्र रूप में देखते हैं, ना कि इसमें सम्मिलित तत्वों के समूह के रूप में। पहले संपूर्ण को देखेंगे, फिर उसके किसी अंश, किसी भाग, किसी पार्ट्स को देखेंगे, यानी होल टू पार्ट आप इसे कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, दीपावली त्योहार का समारोह है, एक विषय है ये। दीपावली त्योहार का समारोह है। इस प्रोजेक्ट को पूर्ण करते समय बालकों के समूह ने काफी कुछ गणितीय कौशल सीखे। इस प्रकार का अधिगम कहा जाएगा। समझ लीजिए प्रश्न को। एक प्रोजेक्ट दिया गया है बच्चों को, दीपावली त्योहार का समारोह है, तो इस प्रोजेक्ट को पूर्ण करते समय बालकों ने समूह में काफी कुछ गणितीय कौशल सीखे, यानी मैथ्स के कुछ स्किल उन्होंने सीखे। तो इस प्रकार का जो अधिगम होता है, लर्निंग होता है या सीखना होता है, उसे क्या कहेंगे? प्रासंगिक अधिगम, औपचारिक अधिगम, अनौपचारिक अधिगम या गैर औपचारिक अधिगम। ठीक है, अब अनौपचारिक और गैर औपचारिक तो एक ही होते हैं, तो ये दो ऑप्शन कट गए। अब दो ही बचे हैं, प्रासंगिक और औपचारिक। औपचारिक इसे नहीं कहेंगे, फॉर्मल नहीं कहेंगे। प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रासंगिक अधिगम। प्रासंगिक अधिगम कहा जाएगा इसे आप समझ चुके होंगे। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि प्रासंगिक अधिगम होता क्या है, थोड़ा सा सुन लीजिए। प्रासंगिक अधिगम किसी विषय के साथ सीखा गया वह कौशल होता है जो उस विषय से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े होते। तो एक इस प्रकार का अधिगम जो किसी विषय के साथ सीखा गया हो वह कौशल होता है जो उस विषय से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा होता। जैसे बच्चे दीपावली पर ही प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो विषय क्या है? दीपावली पर प्रोजेक्ट। लेकिन इस विषय के माध्यम से उन्होंने कुछ गणितीय कौशल भी सीख लिए जो कि इस विषय से नहीं जुड़े थे। तो इस प्रकार का जो अधिगम होगा, सीखना होगा, उसे कहेंगे प्रासंगिक अधिगम। ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि और रचनात्मकता के विषय में कौन सा कथन सत्य है? बुद्धि यानी इंटेलिजेंस और रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी के संबंध में कौन सा कथन सही है? रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए बुद्धि आवश्यक नहीं है, गलत। रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए बुद्धि आवश्यक नहीं है, यह तो संभव नहीं है, गलत होगा।
मानव व्यक्तित्व के लिए बुद्धि और रचनात्मकता दो स्वतंत्र कार्य हैं। रचनात्मकता और बुद्धि केवल पर्यावरण से प्राप्त किया जाता है। गलत है। बुद्धि क्योंकि जन्मजात भी होते तो पर्यावरण शब्द से ये ऑप्शन कट जाएगा। बुद्धि और रचनात्मकता में कोई अंतर नहीं है, ये भी गलत है। प्रश्न का सही उत्तर होगा मानव व्यक्तित्व के लिए बुद्धि व रचनात्मकता दो स्वतंत्र कार्य हैं। यही इसका उत्तर होगा और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि कभी कभी निम्न बुद्धिलब्धि वाले बच्चे में भी रचनात्मकता सामान्य से ज़्यादा होती है, या आपने कभी ऐसा भी देखा होगा कि जिन बच्चों की बुद्धिलब्धि अधिक है उनमें रचनात्मकता भी अधिक होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बुद्धि और रचनात्मकता दोनों स्वतंत्र होते हैं मानव व्यक्तित्व के लिए। ठीक है, कई बार देखा होगा आपने कि किसी बच्चे का IQ कम है लेकिन उसकी जो रचनात्मकता है वो काफ़ी ज़्यादा है, और कई बार जिसकी रचनात्मकता अधिक है तो उसकी अचीवमेंट्स या बुद्धिलब्धि भी अधिक होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन बुद्धि का निष्पादन परीक्षण नहीं है। इनमें से कौन बुद्धि का निष्पादन परीक्षण नहीं है। कैटल का संस्कृति निरपेक्ष परीक्षण, भाटिया बैटरी परीक्षण, कार्नेल कॉक्स स्केल या कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। सही उत्तर है कार्नेल कॉक्स स्केल। यह बुद्धि का निष्पादन परीक्षण नहीं है। बाकी कैटल का संस्कृति निरपेक्ष परीक्षण, भाटिया बैटरी, कोह का ब्लॉक डिजाइन, ये क्या है, बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं, जैसे आर्मी अल्फा परीक्षण सुना होगा आपने, वेस्लर फ्रॉड वृद्धि परीक्षण है। इसके अतिरिक्त जैसे पेंटनर पैटरसन स्केल ऑफ परफॉर्मेंस है। तो ये क्या है, बुद्धि के निष्पादन परीक्षण माने जाते हैं, लेकिन कार्नेल कॉक्स स्केल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। बुद्धि से संबंधित हमने सारे क्वेश्चन हल कर दिए हैं, उसके वीडियोज पड़े हैं प्लेलिस्ट में, आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। अगला प्रश्न है किसी बच्चे के घर का सामाजिक वातावरण उसके ... को अत्यधिक प्रभावित करता है। तो किसी बच्चे के घर का जो सोशल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, तो वह उसके इनमें से किस विकास को अत्यधिक प्रभावित करता है। सामाजिक वातावरण किसी बच्चे का, शारीरिक विकास, व्यक्तित्व विकास, सौंदर्य विकास या रचनात्मक विकास। सौंदर्य विकास नहीं होगा, रचनात्मक भी नहीं हो सकता, व्यक्तित्व इसका सही उत्तर होगा। यह प्रभावित होता है किसी बच्चे का उसके घर के सामाजिक वातावरण के द्वारा। यानी जब बच्चे का सामाजिक वातावरण अच्छा नहीं होगा, उसके पड़ोसी, उसके दोस्त, उसके मित्र, घर का माहौल अच्छा नहीं होगा, तो उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ेगा। और यदि घर का माहौल अच्छा होगा, पड़ोस का माहौल अच्छा होगा, उसके दोस्त, उसके मित्र, उसके समूह अच्छे होंगे, तो उसका व्यक्तित्व अच्छा होगा, यानी पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ेगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है। इन चारों में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन यानी क्रिएटिव थिंकिंग का अनिवार्य कंपल्सरी गुण है। निगमन नहीं होगा, उत्पादक नहीं होगा, मनन भी नहीं होगा। प्रश्न का सही उत्तर है अपसारी। ठीक है, और अपसारी को आप अंग्रेजी में कह सकते हैं डाइवर्जेंट। तो अपसारी सृजनात्मकता का एक अनिवार्य गुण है, यानी जो सृजन करता है व्यक्ति, चिंतन करता है, उसका एक अनिवार्य गुण है अपसारी। अपसारी चिंतन भी इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अभी जानेंगे कि अपसारी चिंतन होता क्या है, अभिसारी चिंतन क्या होता है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, कमेंट कीजिए हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए, शेयर कीजिएगा वीडियो को ताकि आपके फ्रेंड्स, आपके मित्र जो आपके शुभचिंतक हैं, जो इस प्रकार के परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लिप इम्पोर्टेंट हो सके उनकी सफलता के लिए। यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से किसे आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन भी कहते हैं। इन चारों में से किसे आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन भी कहा जाता है। अभिसारी चिंतन, ऊर्ध्व चिंतन यानी वर्टिकल, अपसारी डाइवर्जेंट या विचारा वेश चिंतन यानी थॉट्स थिंकिंग। अभिसारी चिंतन जैसे कि मैं बता चुका हूँ डाइवर्जेंट। तो इनमें से किसे आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है अपसारी चिंतन। ठीक है,
अपसारी यानी डाइवर्जेंट। अपसारी चिंतन को आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी आगे डिस्कस करेंगे इस पर। एक प्रश्न इसी पर निर्मित है, आगे आप वॉच कीजिए, आप इससे समझ जाओगे। पहले इस प्रश्न का हल करते हैं। वह चिंतन क्या कहलाता है जिसमें व्यक्ति बहुत सारे विचारों से आरंभ कर एकल समाधान पर पहुंचता है। प्रश्न को समझ लीजिए। तो इनमें से वह कौन सा चिंतन है जिसमें कोई व्यक्ति बहुत सारे विचारों से प्रारंभ करके या आरंभ करके एकल समाधान पर पहुंचता है। जैसे उसके पास स्टार्ट करते समय प्रारंभ में बहुत सारे विचार थे और लास्ट में वह किसी एक समाधान पर पहुंचा, एकल समाधान पर पहुंचा। तो इस प्रकार का जो चिंतन होता है उसे क्या कहते हैं? विचारावेश यानी थॉट्स थिंकिंग, अपसारी डाइवर्जेंट थिंकिंग, ऊर्ध्व वर्टिकल थिंकिंग, अभिसारी यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग। बताइए क्या कहेंगे इसे। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, अभिसारी चिंतन अर्थात कन्वर्जेंट थिंकिंग। जब व्यक्ति बहुत सारे विचारों से आरंभ करता है और अंत में एकल समाधान पर पहुंचता है, इस प्रकार का जो चिंतन होता है उसे कहते हैं अभिसारी चिंतन या कन्वर्जेंट थिंकिंग। ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं क्योंकि अभिसारी अपसारी थोड़ा हट के शब्द हैं, तो वहां पर हमें दिक्कत होती है। अगला प्रश्न है, जब किसी बालक को चिंतन के अनेक विकल्प और विचारों को अलग अलग दिशाओं में फैलाने का अवसर दिया जाता है तो इसे डॉट डॉट किया गया है चिंतन कहा जाता है। अपसारी, अभिसारी, ऊर्ध्व या विचारावेश अर्थात डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, वर्टिकल या थॉट्स। बताइए प्रश्न क्या है। जब किसी बालक को चिंतन के अनेक विकल्प और विचारों को अलग अलग दिशाओं में फैलाने का अवसर दिया जाता है। कोई बच्चा चिंतन कर रहा है तो उसे चिंतन के अनेक विकल्प मिलेंगे कि वो किसी भी तरीके से चिंतन कर सकता है, और विचारों को अलग अलग दिशाओं में फैलाने का अवसर यानी वो किसी भी तरीके से अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, सोच सकता है। तो इस प्रकार का जो चिंतन होता है उसे क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। और इसीलिए इसे क्या कहते हैं? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, जो हम पिछले प्रश्न में डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि इसमें व्यक्ति चिंतन के अनेक विकल्पों का प्रयोग कर सकता है, विचारों को किसी भी दिशा में यानी अलग अलग दिशा में फैलाने का अवसर पाता है। वह किसी भी तरीके से सोच सकता है, यानी एक लिमिटेड एरिया तक नहीं सोचता, उसे पूर्ण रूप से सोचने का यहाँ पर मौका मिलता है। इसलिए इसे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी कहते हैं। किसको? अपसारी चिंतन को। अगला प्रश्न है, विकलांगता जो एक बालक की हस्तलेख योग्यता और सूक्ष्म प्रेरक कौशल को प्रभावित करता है। एक प्रश्न है, विकलांगता जो एक बालक की हस्तलेख योग्यता, उसकी लेखन योग्यता और सूक्ष्म प्रेरक कौशल को प्रभावित करती है, उसे क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्टोनिया या डिसमोर्फिया। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प को कमेंट सेक्शन में पिन कीजिए, हिट कीजिए इस क्वेश्चन को सही उत्तर बताते हुए अवश्य प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में पिन कीजिएगा। और यदि आप हमारे सोशल हैंडल से जुड़ना चाहते हैं, हमसे इतने जगह आप मिल सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं योर सिलेक्शन श्योर नाम से, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। फेसबुक पेज है योर सिलेक्शन श्योर नाम से, यहाँ पर हम कई प्रकार के अदर्स जानकारी शेयर करते रहते हैं। जैसे लेटेस्ट कोई करंट अफेयर्स का प्रश्न है, शिक्षण अभिरुचि से संबंधित कोई प्रश्न है, जॉब से रिलेटेड कोई अपडेट है, यहाँ पर हम उसे डालते रहते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं गंगा प्रकाश वैश्विक के नाम से। तो मुझे लगता है आज के यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे होंगे। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए अवश्य ही। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो आपका एक लाइक बनता है, आपका एक कमेंट बनता है। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और चैनल के माध्यम से वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, आपके जो शुभचिंतक हैं, आपके साथ जिनका काफ़ी लगाव है और वो भी शिक्षण से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि सबको साथ लेकर चलने के लिए प्रतिबद्ध रहिए, जीवन में एक दूसरे की हेल्प कीजिए, पर्यावरण बचाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लिप एंड हैव ए ग्रेट डे।